नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है। 11 सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने 275 प्रश्नों को कर लिया है और आज हम लोग करने वाले हैं सीरीज नंबर 12। दोस्तों, यदि आपने उन सीरीज को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, किस एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज बनाया गया है? ये सीरीज सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 276, 275 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। 276 कहता है कि भारतीय मानक समय का यामयोतर नहीं गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है? आपको यहां पर आंसर करना है। आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 5 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये हरा वाला पार्ट है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच टाइम से कितना समय आगे होता है? कितना समय आगे होता है? 5.5 घंटा आगे होता है। और ग्रीनविच कहाँ से गुजरती है? लंदन से होकर गुजरती है। यानी इंग्लैंड में जब 12 बज रहा होता है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना बजेगा? 5:30 बजेगा। सारी बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। 277 भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, 7516। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। तट रेखा की बात कर लेते हैं तो तट रेखा की कुल लंबाई द्वीपों सहित कितनी है? 7,516 किलोमीटर। तटीय राज्य कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये सभी अरब सागर की ओर स्थित है। 5 राज्य जो तटीय सीमा बनाती हैं। पूरब की ओर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटीय सीमा बनाते हैं। यानी पश्चिम की ओर 5 राज्य है जो तटीय सीमा बनाती है और पूर्व की ओर 4 राज्य जो है तटीय सीमा बनाती है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। क्लियर? चलिए 278 कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। भारत में कर्क रेखा यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 279
निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गार्डविन ऑस्टिन चोटी। गार्डविन ऑस्टिन चोटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो संसार में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि संसार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। K2 संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर, जो कि काराकोरम रेंज में स्थित है। क्लियर? और इसे स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? दाप सांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? दाप सांग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भारत के अन्य शिखर की बात कर लेते हैं, तो नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? दोदा बेटा। और नीलगिरी पर्वत में पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती के बीच है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1305 मीटर। राजस्थान में आपको देखने को मिलता है अरावली, और अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन है? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। सिक्किम में आपको देखने को मिलता है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन है? सैंडल पीक है। इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। सैंडल पीक किस अंडमान में स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 280, मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में विस्तृत है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, असम में विस्तृत है। मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। और असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। किस पठार पर स्थित है? कार्बी आंगलोंग पठार पर स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? डमबुचको मिकिर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय में आपको कौन सा पठार देखने को मिलता है? गारो खासी जैंतिया हिल्स देखने को मिलता है। और खासी पहाड़ी पर आपको मासिनराम देखने को मिलता है, जहां सबसे अधिक वर्षा होती है संसार में। अरुणाचल प्रदेश में आपको डाफला हिल्स, मिसमी हिल्स और पटकाई बुम देखने को मिलता है। नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स आपको देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 281, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रा की बात कर लेते हैं, तो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में अन्य कौन कौन से दर्रे हैं? तो यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा, ये तीनों दर्रे जो हैं अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। बोमडिला दर्रा कितनी ऊंचाई पर है? 2217 मीटर की ऊंचाई पर है। और यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। क्लियर? भारत के अन्य प्रमुख दर्रों की बात कर लेते हैं। मणिपुर में आपको देखने को मिलता है तुजू दर्रा, नाथुला दर्रा और जेलेपा दर्रा सिक्किम में है। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, फिर पांजल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुरियल दर्रा। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में आपको मिलता है रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बाड़ा लचा दर्रा। उत्तराखंड में महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। ये सभी दर्रे उत्तराखंड में हैं। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 282, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 138 मीटर और लंबाई 1210 मीटर है। किस उद्देश्य से सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया जा रहा है? गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए और
मध्य प्रदेश में बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। दोस्तों, भारत के अन्य प्रमुख बांधों को देख लेते हैं तो आपको देखने को मिलता है नाथपा झाकरी और भाखड़ा नंगल डैम आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण डैम है टेहरी डैम, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। हीराकुंड डैम आपको मिलता है उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में आपको 2 डैम देखने को मिलता है, श्री सैलम डैम और नागार्जुन सागर। केरल में इडुक्की, महाराष्ट्र में कोयना, गुजरात में बता चुका हूँ सरदार सरोवर बांध और एमपी में यानी मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 283। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। गंगा के किनारे अन्य शहर कौन कौन से हैं? तो आपको हरिद्वार, भागलपुर, प्रयागराज, फरक्का और कनौज गंगा के किनारे बसे अन्य शहर हैं। कानपुर, पटना, वाराणसी आपको गंगा के किनारे शहर देखने को मिलते हैं। यमुना की बात कर लेते हैं तो यमुना के निकट कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? दिल्ली, मथुरा, आगरा, इलाहाबाद, ये सभी जो है यमुना के किनारे बसे शहर हैं। इसके अलावा आपको मिलता है इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 284। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है, ऑलरेडी बता चुका हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर यह भारत और तिब्बत मार्ग पर पड़ता है, सतलज नदी पर। 28 मई 2005 ये डेट को आप याद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। नाथपा झाकरी का ये नज़ारा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 285। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, किसकी संयुक्त परियोजना है? आपको यहां पर आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। शिवालिक पहाड़ियों के नीचे सतलज नदी पर इस बांध का निर्माण किया गया है। निर्माण कार्य कब से शुरू किया गया था? 1946 से शुरू किया गया था, लेकिन तैयार कब हुआ? 1963 में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका निर्माण किस इंजीनियर ने किया था? अमेरिकी इंजीनियर हार्वे एस लोकेम ने किया था। और यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों, भाखड़ा और नांगल बांधों को मिलाकर भाखड़ा नांगल बांध कहा जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 286। निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, खासी पहाड़ी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर लेते हैं तो इसकी दिशा कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। इस कारण दक्षिणी पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा जो होती है पश्चिम घाट से टकराती है और केरल में खूब बारिश करती है। यानी मानसून सबसे पहले कहाँ पर पहुँचती है? केरल राज्य के तट पर पहुँचती है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात कर लेते हैं तो इसकी दिशा उत्तर पूर्व की ओर होती है और उत्तर पूर्व की ओर दिशा होने के कारण यह पूर्वी घाट से नहीं टकरा पाती है। ठीक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है कहाँ से टकराती है? सबसे पहले मेघालय की शिलांग पठार से टकराती है। इसी में आपको देखने को मिलता है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ। ठीक है। और सबसे अधिक बारिश किस पहाड़ी पर होती है? खासी पहाड़ी पर होती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 287। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। लेह की बात कर लेते हैं तो किसकी राजधानी होती है? लद्दाख की राजधानी है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 3524 मीटर। श्रीनगर के पूर्व में स्थित है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन सा दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है?
जोजिला दर्रा जोड़ता है। लेह को मनाली से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बारालाचा दर्रा जोड़ता है। लेह जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 288। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 288 क्या कहता है दोस्तों? देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। पंजाब एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पर अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, इन दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। पंजाब हरियाणा का मैदान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी यानी दोनों से लगभग समान दूरी पर है, और इसके अलावा इन दोनों शाखाओं की दिशा पंजाब और हरियाणा मैदान की ओर होती है। इसी कारण यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी वर्षा होती है और अरब सागर की शाखा से भी भरपूर वर्षा होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 289। कहता है कि निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? आंसर इज द ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ियों पर। सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पश्चिम घाट में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में और अंडमान निकोबार में। पश्चिम घाट के पश्चिमी ढाल, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 290। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट, परमाणु केंद्र की स्थापना, अधिक जल संचयन, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। साइलेंट वैली के चर्चित होने के कारण क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। साइलेंट वैली की बात कर लेते हैं तो किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। किस जिले में स्थित है? पलक्कड़ जिले में स्थित है, नीलगिरी पर्वत में। और इसमें दक्षिण पश्चिमी घाट वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार जंगल मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 291 कहता है कि भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है दोस्तों? आंसर कीजिएगा फटाफट से। भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है? आंसर इज द ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग जहां लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, आपको दिखाई दे रहा होगा पूर्वी भाग जहां लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके अंतर्गत मांडला, बालाघाट और सहडोल जिले आते हैं। राजस्थान में लाल पीली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों में, यानी पश्चिमी भाग में लाल पीली मिट्टी मिलती है। माधोपुर, अजमेर और सिरोही जिलों में यह पाई जाती है। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा होगा रेड एंड येलो मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 292 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतया किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर इज द ऑप्शन डी, यहां पर सही आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन कहां पर पाए जाते हैं? शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहां पर साल भर में बहुत कम वर्षा होती है और यहाँ पर न्यूनतम वर्षा होने के कारण यहाँ के वृक्ष कैसे होती हैं? कंटीले झाड़ियों वाले होते हैं। इसका विस्तार राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 293 का आंसर कर लीजिए। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? आंसर इज द ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत का
सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 294 का आंसर कीजिए दोस्तों फटाफट से। बहुत कम समय में यहाँ पर हम लोग 25 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? आंसर इज द ऑप्शन सी, कॉफी की खेती की जाती है। नीलगिरी भारत के पश्चिम घाट की एक पर्वतमाला है। यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? दोदा बेटा। ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 295 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आंसर इज द ऑप्शन बी, गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 296 भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र कौन सा है? आंसर इज द खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? कैम्बे के नाम से जाना जाता था। अरब सागर पर स्थित एक तिकोनी आकृति है। यह दक्षिण की ओर अरब सागर में खुलती है। इसमें कौन कौन सी नदियां आकर धारा छोड़ती है? साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। ये सभी जो है खंभात की खाड़ी में गिरकर अरब सागर में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 297 दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार से कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? आंसर इज द ऑप्शन बी, गोंडवाना क्षेत्र में। गोंडवाना क्रम की श्रेणियों का निर्माण कब हुआ है? मध्य कार्बनिक काल में हुआ है और यहाँ पर कोयले का भंडार काफी अधिक है। नामकरण कैसे हुआ था? मध्य प्रदेश के प्राचीन गोंड राज्य के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 298 लोकतक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन डी, मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकतक पावर स्टेशन कहां से जल ग्रहण करता है? लोकतक झील से जल ग्रहण करता है और इसका निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? 1983 में। क्वेश्चन नंबर 299 बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बरौनी बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। बेगूसराय बिहार के लगभग बीचों बीच में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 300 इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। कोंकण रेल मार्ग निम्नांकित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पश्चिम घाट श्रृंखला से होकर गुजरती है। पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण तक की इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है और यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। 2012 में यूनेस्को ने पश्चिम घाट के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ये फैक्ट आपको मल्टीपल बार पढ़ा चुका हूं दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी की ज्योग्राफी की ये सीरीज 12 आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सीरीज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 13 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। We'll be right back.